नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। चैनल पर वक्त हो गया है क्वेश्चन आवर का। उत्तराखंड में धामी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1,01,175 करोड़ का बजट पेश किया, जो पिछली बार के बजट से अधिक है। राज्य सरकार का कहना है कि बजट में ऊर्जा, अवसंरचना, संयोजकता, आयुष, कृषि व पर्यटन पर आधारित है, जिसमें ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर विशेष ध्यान दिया गया है। अगर विभागवार बजट के ब्यौरे पर नजर दौड़ाएं तो सबसे ज्यादा बजट शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण विभाग को यहां पर दिया गया है, जो कि 6,417 करोड़ 48,06,000 रुपए दिया गया। इधर विपक्ष बजट को लेकर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार का कोई भी आंकड़ा सही नहीं, बीजेपी की सरकार सिर्फ प्रदेशवासियों को धोखा दे रही है। हमारे राज्य का जो बजट का आकार है वो उसने 1 लाख करोड़ को पार किया है। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार के वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1,01,175 करोड़ से अधिक का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने कहा कि 7 बिंदुओं पर केंद्रित उत्तराखंड का बजट है। बजट में 7 बिंदुओं पर खास तौर पर फोकस किया गया है, जिसमें कृषि, ऊर्जा, स्वरचना, संयोजकता, आयुष, पर्यटन पर विकास के लिए प्रतिबद्धता की बात कही गई है। बजट में कहा गया है कि प्रदेश में 37 पुल बनाने का लक्ष्य है। प्रदेश में 220 किलोमीटर नई सड़कें बनेंगी, 1000 किलोमीटर सड़कों का पुनर्निर्माण होगा, 1550 किलोमीटर मार्ग का नवीनीकरण होगा और 1200 किलोमीटर सड़क में सुरक्षा कार्य होंगे। पिछले बार 89,230.07 लाख करोड़ से 13% ज़्यादा है। तो ये हमारा जो आर्थिकी या अर्थव्यवस्था को भी दर्शाता है और मुझे अच्छा लगता है कि इसमें जो हमारे यहाँ पूंजीगत व्यय है उसमें भी हमने 7% की वृद्धि की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि बजट हमारे संकल्पों को पूरा करने का पूरा विजन प्रस्तुत करता है और ये अर्थव्यवस्था, वित्त और भविष्य की योजनाओं के बारे में हमारी सरकार का रोड मैप भी प्रस्तुत करता है। इस बजट में हमने वेंचर फंड की स्थापना की है, जिसमें रिवर फ्रंट डेवलपमेंट योजना, प्रवासी उत्तराखंड परिषद का गठन, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक बसों का संचालन, खेल विश्वविद्यालय की स्थापना, होम गार्ड कल्याण कोष का गठन, पुलिस कर्मियों के प्रोत्साहन के लिए रिवॉल्विंग फंड की स्थापना जैसी कई नई पहल शामिल है। इसके अलावा फ्री गैस सिलेंडर के लिए 54 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। खाद्यान्न योजना के लिए 20 करोड़ रुपए का बजट है। पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए 390 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। राज्य आंदोलनकारियों के कल्याण और कॉर्पस फंड के लिए 44 करोड़ रुपए का बजट और अलग अलग विभागों की योजनाओं में सब्सिडी के लिए 679 करोड़ का बजट है। मेरा मानना है कि ये बजट हमारी प्राथमिकताएं और हमारे संकल्पों को पूरा करने का पूरा विजन प्रस्तुत करता है और हमारी सरकार की जो अर्थ को लेकर, वित्त को लेकर जो रोड मैप है, जो भविष्य की योजनाएं हैं, उसको भी प्रस्तुत करता है। ये हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि राज्य निर्माण के इस रजत जयंती वर्ष में हमारे राज्य का जो बजट का आकार है वो उसने 1 लाख करोड़ को पार किया है। बजट में इस बात पर जोर दिया गया है कि पूंजीगत मद में लोक निर्माण विभाग को 1268 करोड़ 70 लाख, पीएमजीएसवाई के तहत 1065 करोड़, नागरिक उड्डयन विभाग को 36 करोड़ 88 लाख, बस अड्डों के निर्माण के लिए 15 करोड़ की राशि दी जाएगी। साथ ही लोक निर्माण विभाग सड़क अनुषण के लिए 900 करोड़, पूंजीगत कार्यों के विकास के लिए 100 करोड़, टिहरी झील के विकास के लिए 100 करोड़, मानस खंड योजना के विकास के लिए 25 करोड़, वाइब्रेंट विलेज योजना के लिए 20 करोड़, नए पर्यटन स्थलों के विकास के लिए 10 करोड़, 4 धाम मार्ग सौंदर्यीकरण के लिए 10 करोड़ देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना, स्वच्छ पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर बल दिया गया। बीजेपी की सरकार कह रही है कि बजट में गरीब, युवा, किसान और महिला इन 4 क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। बजट में मेगा प्रोजेक्ट योजना के तहत 500 करोड़,
जमरानी बांध के लिए 625 करोड़, सौंग बांध के लिए 75 करोड़, लखवाड़ के लिए 285 करोड़ का बजट है। राज्यों के लिए विशेष पूंजीगत सहायता के तहत 1500 करोड़, जल जीवन मिशन के लिए 1843 करोड़ और नगर पेयजल के लिए 100 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों के विकास के लिए 60 करोड़ और अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों के लिए 8 करोड़ खर्च किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि कोई राजस्व घाटा नहीं है। इधर विपक्ष बजट को लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहा है। निराशाजनक बजट है और जो पिछले बजट में जो वायदे किए थे उन वायदों की रिसाइकलिंग है। रोजगार परक बजट नहीं है। रोजगार के कहीं पर इन्होंने इस बजट में कोई संकल्प नहीं लिया है। हम रोजगार कितने नौजवानों को रोजगार के अवसर देंगे, जुटाएंगे, इसका उल्लेख नहीं है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि धामी सरकार का बजट आंकड़ों का बजट है। सरकार के अधिकारी ऐसा आंकड़ा पेश कर रहे हैं जो अपने आप में सवाल है। करण माहरा ने कहा कि सरकार कह रही है कि राज्य में रहने वाले लोगों की आय में बढ़ोतरी हुई है, जबकि सच्चाई ये है कि प्रदेशवासी कड़ी मेहनत भी कर रहे हैं, फिर भी घर परिवार चलाना मुश्किल है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि ये पूरी तरह भ्रामक है। परिवारों की स्थिति क्या है ये सभी जानते हैं। लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है और अगर बेरोजगारी बढ़ी है तो ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आय कैसे बढ़ सकती है। अगर कारोबार घटा है तो आमदनी नहीं बढ़ सकती। देखिए, बजट आंकड़ों का बजट है। इनके अधिकारी एक ऐसा आंकड़ा पेश करके आय बढ़ी है, पर कैपिटा आय बढ़ गई है, हमारा जीडीपी बढ़ा है, जो पूरी तरीके से भ्रामक है। आप और हम सब जानते हैं हमारे परिवारों की स्थिति इन कुछ वर्षों में क्या हुई है। आप लोग खुद कितने अपने आप को महफूज समझ रहे हैं, आप समझ सकते हैं। बेरोजगारी बढ़ी है। जब बेरोजगारी बढ़ी है तो फिर आमदनी कैसे बढ़ी? बजट से क्या बदलेगा ये तो वक्त के साथ पता चलेगा, लेकिन ये बात सच है कि प्रत्येक वर्ष बजट को बेहतर बनाया जाता है। लेकिन सवाल है कि उस बजट से लोगों की जिंदगी में क्या बदलाव आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, HNN 24/7। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। धामी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जो बजट पेश किया वो सबसे बड़ा बजट है। 1 लाख करोड़ से अधिक का बजट जो है वो पेश किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने ये कहा कि इस बार का जो बजट है वो उन क्षेत्रों पर उसका फोकस किया गया है जो प्रदेश की समृद्धि के लिए, प्रदेश की उन्नति के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। उसमें चाहे हम कृषि की बात करें, नारियों के लिए उनके क्षेत्र में बात करें कि किस तरीके से महिला सशक्तिकरण हो, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें भी भारी भरकम बजट का प्रावधान किया गया है। इसी बात को लेकर आज चर्चा करेंगे क्योंकि विपक्ष अपने लगातार सवाल उठा रहा है। विपक्ष कह रहा है ये सिर्फ आंकड़े हैं और आंकड़े झूठे हैं। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता स्टूडियो में मौजूद हैं। सतीश चंद जी, आपको बहुत स्वागत है। आशीष नौटियाल जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ उत्तराखंड क्रांति दल के प्रवक्ता टीकम राठौर जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक राजेंद्र बिष्ट जी हैं। बिष्ट जी, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजेंद्र बिष्ट जी के पास चलते हैं। बिष्ट जी, आज जो बजट है 1 लाख करोड़ से अधिक का बजट आ गया और हम देख रहे हैं कि समय के साथ साथ बजट भी लगातार उत्तराखंड का बढ़ता जा रहा है और ये ऐतिहासिक बजट इससे सरकार बता रही है। जिस तरीके से जिन क्षेत्रों में फोकस किया गया है, कैसे इसे समझ सकते हैं जो प्रावधान बजट में रखे गए हैं और जिस तरीके से चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, गरीबों की बात हो, किसानों की बात हो या फिर महिलाओं को सशक्त करने की बात हो, बजट को ओवरऑल कैसे समझे? रवि जी, अगर पूरा बजट अगर हम देखें तो जिसमें बहुत चीज़ें बिल्कुल अलग अलग हैं और इस बार का जो बजट लग रहा है कि काफ़ी सोच विचार करके और अलग अलग मदों में जिस तरह से बजट एलोकेशन हुई है वो इस बार बिल्कुल अलग तरह का बजट है। और ये बजट में कहीं ना कहीं हमें जो छवि दिख रही है वो सेंट्रल बजट, जिस तरह सेंट्रल बजट बनाते हैं और उसमें एलोकेशन करते हैं, तो उस तरह का जो है मुझे देखने को मिल रहा है पहली बार उत्तराखंड के किसी बजट उसमें। और अगर आप ये देखें कि इसमें जो हम टोटल रिसिप्ट हम देख रहे हैं बजट की, वो बजट में जो भी रेवेन्यू रिसीट्स हैं वो भी बढ़ी हैं
और जहाँ पे एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर को भी इस तरह से अलग अलग मदों में किया गया है, जिससे जो है एक इंक्लूसिव बजट की तरह ये बजट देखने में लग रहा है। वैसे अगर आप ये देखें कि जब फाइनल हमारे पास डॉक्यूमेंट आएंगे तो हमें देखने को मिलेगा क्या कुछ है। लेकिन जो मोटी मोटी बात जो अगर आप ये देखें कि इसको एक तो सबसे बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो एक्सपेंडिचर है वो इसमें बजट में देखने को मिला है। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप ये समझ लीजिए, स्पेशली जो हम देख रहे हैं जो डैम्स के ऊपर जो पैसा जो है एलोकेट करा गया है, और जिस तरह से मतलब इलेक्ट्रिसिटी मतलब प्रोडक्शन पे जो है ध्यान दिया गया है, वो अपने आप में एक अलग चीज़ है। उसके अलावा जो महिलाओं के ऊपर जो है बजट के ऊपर एडिशनल जो एक्सपेंडिचर जो किया है वो बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा जो खेल और जो मतलब ग्रामीण मंत्रालय है उसके ऊपर भी बजट एलोकेशन बढ़ाया है। तो कहीं ना कहीं धामी सरकार का फोकस ये है कि हम लोग किसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएं। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के अलावा जो हमारे पास रेवेन्यू आता है, रेवेन्यू भी बढ़ा है। इस बार जो प्रोजेक्शन रेवेन्यू का है वो बहुत अच्छा जो है बढ़ा के दिया है। लेकिन साथ साथ में जो थोड़ा सा मुझे जो लग रहा है, जो फिजिकल डेफिसिट है, फिजिकल डेफिसिट वो बिल्कुल एक कंटेनमेंट है, मतलब जो लिमिट है, लिमिट के अंदर है, लेकिन उसके ऊपर भी करीबन 17-18% का जो है फिजिकल डेफिसिट भी बढ़ा है। तो वो थोड़ा सा एक सोचनीय विषय है कि, लेकिन उसमें क्या है, जब आप जो है बड़ा बजट लेके चलते हैं, कहीं पे कैपेक्स प्लान लेके चलते हैं, तो फिजिकल डेफिसिट ऑलरेडी बढ़ना उसमें एक जो हो जाता है, उसके साथ साथ हो जाता है। अच्छा। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि बजट अपने आप में बहुत एक इंक्लूसिव बजट है। अगर बजट पे पूरी तरह फोकस किया गया और उसको इम्प्लीमेंट करा गया तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें ग्रोथ देगा, एक डेवलपमेंट देगा पूरी हिली स्टेट में। बिल्कुल, यानी कि बशर्ते उसको इम्प्लीमेंटेशन उसका धरातल पर किस तरीके से होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब पॉलिटिकल रिएक्शन लेते हैं भारतीय जनता पार्टी से। सतीश जी, ये जो बजट है, क्या सभी आप लोगों ने आप दावा कर रहे हैं कि हर एक क्षेत्र को इसमें शामिल किया गया है, और ऐसे क्षेत्रों को, चाहे वो किसानों से जुड़े हुए मुद्दे हों, किसानों की आय को दोगुनी करने की बात, बढ़ाने की बात जो की जा रही है वो हो, कृषि के क्षेत्र में आप लोगों ने बात की, महिला सशक्तिकरण की आप लोग बात कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि किसी भी राज्य के लिए उसके विकास की जो नींव होती है, उसके लिए एक भारी भरकम बजट। कैसा बजट है आप लोगों का ये प्रदेश की उन्नति के लिए? रवि भाई, सर्वप्रथम तो मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद आपके माध्यम से प्रेषित करता हूं कि उन्होंने ये ऐतिहासिक बजट, उत्तराखंड के निर्माण के रजत जयंती जो समारोह चल रहा है, जो रजत जयंती वर्ष चल रहा है, उस समय इस तरह का बजट आना बहुत ही काबिल तारीफ है। और इसके साथ मैं ये कहूँगा कि जो उत्तराखंड का बजट है वो समावेशी विकास, सतत आर्थिकी, समतापूर्वक वाला बजट है, जिसमें सभी लोगों को समावेश जिनका करा गया है जी। और आप देखिए, ये तो जब हमारा केंद्रीय बजट आया था तो ये उसी टाइम पर ही, उसी समय पर ही ये पता चल गया था कि उत्तराखंड राज्य का बजट कैसा आएगा, वो उसका बिल्कुल प्रतिबिंब आएगा। देखिए, जिस तरह से जो हमारा केंद्रीय बजट था वो ज्ञान पे आधारित था। जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता, एन से नारी जी। तो उसी तरह जो हमारा बजट है उत्तराखंड का, वो आपने देखा होगा कि वो नमो की संकल्पना पे आधारित है। नमो का मतलब क्या है? एन से नवाचार, ए से नमो से, जैसे एन से नवाचार, ए से आपका अन्नदाता नहीं, शायद मैं भी कंफ्यूज हूं। हाँ, जैसे एन से नवाचार हो गया, ए से आपका अन्नदाता हो गया, और एम से आपका महान विरासत हो गई, ओ से ओजस्वी मानव संसाधन हो गया। तो ये जो नमो की परिकल्पना है, तो आप ये देखेंगे कि जो नमो की संकल्पना है उसके आधार पे हमारा प्रदेश का बजट बना है। और आप ये देखिए, कृषि, उद्योग, आपका ऊर्जा, सहसंयोजकता, और आपका क्या बोलते हैं, सहसंयोजकता, उद्योग, ये पूरी की पूरी जो सप्तऋषि है, तो सप्तऋषि के आधार पे जिस तरह से हमारे बजट का निर्माण हुआ है कि इस तरह से हमारे बजट को ये सहयोग करेंगे, जो ये सप्तऋषि जो मंडल बन के आता है, तारा मंडल, तो उस तरह से हमारे बजट को सहयोग करेंगे। और इसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जो प्रधानमंत्री जो मोदी जी का सपना था कि ये जो 21वीं सदी का तीसरा दशक है वो उत्तराखंड का दशक है, तो ये उत्तराखंड का दशक जो है उस
परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड का बजट बनाया गया है कि उत्तराखंड का जो ये 21वीं सदी का तीसरा दशक है वो उत्तराखंड का दशक है, और उत्तराखंड अपनी आर्थिक उन्नति के साथ साथ सांस्कृतिक और सामाजिक उन्नति भी उसके साथ इसमें जुड़ी हुई है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ओवरऑल जो उत्तराखंड का जो बजट आया है वो बहुत ही काबिले तारीफ है, और जिस तरह की अपेक्षा उत्तराखंड के लोगों ने लगाई थी वो उस तरह का बजट है। ठीक है, आशीष नौटियाल जी, कांग्रेस किस तरीके से इस बजट को देखती है? भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि ये बजट पूरी तरीके से समावेशी बजट है, हर एक वर्ग को ध्यान में रखा गया है, खासतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा फोकस है, पर्यटन के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा फोकस है, किसानों के आय की बढ़ोतरी कैसे होगी इस पर फोकस है, नारी का सशक्तिकरण, नारियों को लेकर भी इसमें फोकस किया गया है। देखें, इसमें मैं भी अभी इसको बजट को ही पढ़ रहा था। इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप खुद ही बता रहे हैं और बता रहे हैं, पर आपने स्वास्थ्य के लिए नहीं बताया। स्वास्थ्य पे कितना बजट है? स्वास्थ्य का हाल बेहाल है उत्तराखंड के अंदर। स्वास्थ्य की आप स्थिति देखें, पहाड़ों के अंदर तो बहुत ही दुर्दशा है, वहाँ तो ना कुछ व्यवस्थाएं हैं ना अस्पताल है, सब रेफर सेंटर बने हुए हैं। और देहरादून की हालत आप देखें किस तरह की है, अल्ट्रासाउंड तक की मशीन इनके पास नहीं है। तो स्वास्थ्य के ऊपर बजट कितना है? आज भी महिला सशक्तिकरण की आप बात करते हैं, हर जगह हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को यूज करते हैं। और आज भी मैं विधानसभा घेराव चल रहा था, हमारा भी चल रहा था, तो देख रहा था आंगनबाड़ी वाले फिर आ रखे थे, और वो भी अपनी छोटी मोटी 2-2 हजार की मांगे, बड़ी छोटी सी मांगों को लेकर चल रहे हैं, इनके चक्कर काट रहे हैं, पर ये लोग उनको देखने वाले नहीं है। महिला सशक्तिकरण की आप बात कर रहे हैं, महिला स्वयं सहायता समूह के लिए खाली 5 करोड़ रुपए हैं। बताएं, 5 करोड़ रुपए में आप क्या लगता है आपको उत्तराखंड की महिलाएं बहुत सशक्त हो जाएंगी? इनकी योजनाएं सारी जो हैं अपने लिए हैं। ऐसी ऐसी योजनाओं के नाम पर पैसा है जिन योजनाओं को आम आदमी जानता भी नहीं। आम आदमी को मतलब किससे है? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार। रोजगार के लिए बताएं आपने क्या करा? रोजगार के लिए आपने अलग क्या किया? कैसे रोजगार पैदा होंगे? रोजगार पैदा होने का कोई इसमें दिख ही नहीं रहा कि रोजगार के लिए कुछ है। कैसे राज्य का कर्जा कम होगा? राज्य के ऊपर कर्ज चढ़ रहा है, वो कम कैसे होगा? सरकार अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए क्या ऐसी व्यवस्थाएं कर रही है? सिर्फ जीएसटी के नाम पर क्या व्यापारियों को प्रताड़ित करती रहेगी, या कुछ आमदनी के अन्य भी साधन है? आप वन अग्नि के मामले में देखें, वन अभी आग लगनी शुरू हो गई है वनों में। आने वाले पूरी गर्मी का सीजन वनों में आग लगती है। कितने लोगों को आप नियुक्त करेंगे, कैसे करेंगे, उनका बजट क्या होगा, उसके ऊपर मैंने भी इसमें देखा नहीं कि कोई ऐसा नहीं। उसमें तो बड़ी उस पर विस्तृत चर्चा हुई है भाई। नहीं, उसमें मुझे अभी तक देखिए, आज अभी बजट आया है पूरा, हमने उस पर मैंने भी ना देखा, और मैं जो जहाँ तक मेरे पास जो डाटा है उसमें मुझे अभी तक ये चीज दिखी नहीं है कि आपके पास क्या संसाधन है, क्या साधन है, आप कैसे करेंगे, कितना बजट है, उसको मैंने भी नहीं देखा। वन अग्नि के लिए तो इनके भी एक विधायक ने बोला कि जब तक आप इस पे चर्चा नहीं होगी मैं सदन में नहीं आऊंगा, तो इन्होंने भी बोला है। तो मतलब कई ऐसी हमें तो खामियां नजर आ रही है, और इन्होंने तो बनाया, इन्हें तो बहुत अच्छा लगेगा। राज्य आज कर्ज के ऊपर कर्ज लिया जा रहा है, 1 लाख करोड़ से ऊपर का बजट फिर बना दिया। तो राज्य के कर्ज कम करने के लिए भी तो कोई व्यवस्थाएं होनी चाहिए। स्वास्थ्य का हाल बेहाल है, महिलाओं की स्थिति खराब है, हर जगह स्थिति खराब है। तो अब मुझे नहीं लगता कि ये बजट कुछ जनता के हित का है। ये बजट खाली भारतीय जनता पार्टी के अपने नेताओं के हित के लिए बनाया हुआ बजट नजर आता है, और अभी इस पे विस्तृत चर्चाएं होंगी। आने वाले 1 आध दिन में बजट सबके साथ पे होगा, और उस पर चर्चा होंगी क्या किसको क्या मिला, प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ाने के लिए क्या है, जो मेन चीजें हैं। अगर वो होती है तो सब कुछ है, पर ऐसा कुछ नजर नहीं आया। सिर्फ ये योजनाएं, इस प्रकार की योजनाओं की बात कर रहे हैं, मुझे इसमें कुछ ऐसा कुछ नजर नहीं आया कि जो युवाओं के विकास के लिए हो, महिलाओं के विकास के लिए हो, स्वास्थ्य के लिए हो, ऐसा कुछ नजर नहीं आया। ठीक है, टीकम राठौर जी, उत्तराखंड क्रांति दल किस तरीके से बजट को देखता है? कहाँ से इस बार का जो बजट है, बजट हर बार बढ़ते जा रहा है, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम बजट में काफ़ी प्रावधान जोड़ रहे हैं, तो मुझे कृषि में तो विशेषकर ऐसा कोई नया इनका प्रावधान नहीं लगा कि उसको थोड़ा विशेष तरीके से ये परस्यू करते और जनता का कॉन्फिडेंस जीतने का काम करते कि भाई हम आपके लिए क्या करने जा रहे हैं। ये पिछले कई वर्षों से ये कहते आ रहे हैं कि किसान की जो आय है वो दुगुना होगी, तो आज ये 25-26 का बजट भी आ गया, अभी भी तक दुगुनी नहीं हुई। इन्होंने 24 में भी कहा था, 23-24 में भी कहा था। ये लगातार जुमलेबाजी करते हैं नहीं। यदि इन्होंने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर कृषि के लिए भी खोला होता तो निश्चित रूप से वहां से इनकम बढ़ेगी। और फिर ये कहते हैं कि बिजनेस है नहीं, बिजनेस है नहीं, तो आपने तभी तो 3 दिन का ही सत्र रखा। तो बिजनेस जब है नहीं तो आपका ये बजट काय के लिए बढ़ रहा है? बिजनेस बढ़ाओ ना, बिजनेस क्यों नहीं बढ़ा रहे? बिजनेस ये बढ़ा नहीं रहे,
और बजट लगातार इनका बढ़ता जा रहा है। और एक चीज के लिए इनका थोड़ी तारीफ करेंगे कि जैसे हम भी यूकेडी ने भी हमेशा ये पक्षधर रही कि छोटे डैम बने, तो जो डैमों की तरफ इन्होंने ये पैसा लगाने का काम किया, इसके लिए तारीफ के पात्र हैं। और यहाँ से हमें शायद मुझे लगता है, उम्मीद है हमें कि यहाँ से हमारा राजस्व बढ़ेगा। और जो कृषि के क्षेत्र में जिसका हमें बहुत ज्यादा लाभ मिलना था, ये इनका कुछ नहीं है। और जो ये पर्यटन और इसके लिए आयुष के लिए कह रहे हैं, आयुष भी जब निशंक जी थे उस समय भी इन्होंने आयुष पे बहुत जोर दिया था, लेकिन कोई धरातल पर ऐसा कोई हमें इसकी फीडबैक ठीक से नहीं मिली कि जिससे जो आय का जो अर्जन था वो बढ़ता। लगातार ये हर वर्ष इनके बजट बढ़ते हैं और जो हमारा कर्जा है, एक भी वर्ष ये ऐसा बता दें कि हमने इस वर्ष में इतना कर्जा कम किया है, और वो हो नहीं सकता। जैसे अभी बिस जी ने भी कहा, इनका जो डेफिसिट है, डेफिसिट इसी तरीके से आप देखिए ना, पिछले बार भी जो बजट था इनका 23-24 का, 24-25 का, तो इसमें भी 35,000 करोड़ रुपए तो इनको केंद्र से लेने पड़ते हैं। आप बताइए ना, जब हमारे घर में पूरी तरीके की इनकम नहीं जनरेट हो पा रही है, तो इसीलिए तो हम कहते हैं इनको कि कम से कम जो ये गांव की जो यूनिटें थी, प्रोसेसिंग यूनिटें, इसको आपको सशक्त बनाना था। जब तक आप कृषि को सशक्त नहीं बनाएंगे तब तक हमारा कोई भी बजट, ये मैं आपके चैनल में कह रहा हूं इस बार भी कि कोई भी बजट कभी फलीभूत नहीं होगा और वो कभी हमें आय का जो जनरेट है वो बढ़ाएगा ही नहीं। ये सबसे बड़ा जो ग्रोथ है हमारा वो कृषि से मिलना है। और उस कृषि के, और इन्होंने फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्होंने कहा रोडों का, भाई ये तो सरकारों का काम है, जब आप ये भी नहीं करेंगे तो क्या जनता को मझदार में छोड़ेंगे? आपने स्वास्थ्य पे कोई बजट नहीं बना रखा, क्या किस हिसाब से आपने बजट, इनके कोई डेमो नहीं है। जब ये डेमो ही नहीं है तो आप लोगों को कैसे समझा पाओगे कि हम आपको क्या देने जा रहे हैं? ये बार बार झूठ बोलते हैं कि हम डबल जनरेट करेंगे। अरे जब डबल जनरेट करेंगे तो ये एक वर्ष का तो बता दो कि एक वर्ष में आपने कितना कर्जा कम किया है। ये कहीं नहीं है, कर्जा लगातार बढ़ रहा है। और इनके जो धल्ले हैं, जैसे अभी मान लिया डेमो में भी देंगे, पिछले बार भी हमने देखा डेमो में इनके जो वहाँ पे अधिकारी बिठाए हुए हैं वो केवल रिकवरी के एजेंट बने हुए हैं। तो ये बड़े जो अमाउंट है, जो बड़े बजट है, ये इसको खपाने के लिए और इसको रिकवर करने के लिए अधिकारियों को बिठाते हैं। ये चिंता इस बात की है, यूकेडी को इस बात की चिंता है कि यदि ये पैसा वास्तव में उस जगह पे लगता तो उत्तराखंड बिल्कुल सशक्त बनेगा, ये हमें पूरा विश्वास है। लेकिन ये इनकी जो नीतियां हैं, नीतियों में खोट है और मंशाएं साफ नहीं है। ये जाए ना बद्रीनाथ, कसम खाएं कि हम जो भी पैसा उत्तराखंड के लिए कर्ज के रूप में ले रहे हैं, हम बिल्कुल जमीन पर फलीभूत कराएंगे और जमीन पे एक एक पैसा लगाएंगे। लेकिन इनकी मंशाएं साफ नहीं है, ये उत्तराखंड को लूट रहे हैं। लगातार 7 वर्षों से उत्तराखंड को लूटा जा रहा है। कभी टेंडरों के माध्यम से अधिकारियों से फोन करवाते हैं, इस प्रकार से तमाम बाहर के ठेकेदारों को इन्होंने बिठा रखा है और ये रिकवरी का इन्होंने एक चैनल बना रखा है। इसलिए कभी भी उत्तराखंड आगे तब नहीं बढ़ सकता जब तक इनकी मंशाएं साफ नहीं होगी। अच्छा राठौड़ जी, जैसे स्वास्थ्य की आप लोग बात कर रहे हैं तो करीब करीब 2000 करोड़ का बजट स्वास्थ्य के लिए रखा गया। और दूसरी आपने बात की, जिस तरीके से आपने कहा कि पर्यटन के लिए तो उसमें 236 करोड़ का बजट का प्रावधान है। अब वो किस तरीके से बजट का वो विभागवार जब चर्चा होती तब हम सब लोगों के सामने आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे कांग्रेस ने कहा कि स्वास्थ्य को बिल्कुल हटा दिया, एक भारी भरकम बजट होता है 2000 करोड़ का। राठौड़ जी देखिए सर, मैं ये कहना चाहता हूँ जिस प्रकार से इन्होंने, नहीं ऐसा भी नहीं है कि सोच नहीं रही, जहाँ सोच रही है हम इनकी तारीफ भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम कंथोरा जी हम कभी गलत बात नहीं करेंगे। जी 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 नहीं, ठीक है, आपने कहा कि वो जिस तरीके से डैम और इन्होंने मेडिकल स्कूलों को खोला है, काफी कॉलेजों को खोला है, तो अभी ये तैयारियां कर रहे हैं, 2-3 और भी कॉलेजों को तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें हम कह रहे हैं ना कि जो आपका जो मेरिट की जो लिस्ट है वो कम हो रही है। भाई जब बच्चे ज्यादा खपेंगे तो वो कम होगा, उसका मार्जिन कम होगा। तो ये चीजें जहाँ यदि ये ईमानदारी से काम करे ना, चाहे कोई भी सरकार हो, ईमानदारी से कोई भी काम करे ना, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर वर्ष हम कम से कम 5-7 हजार करोड़ रुपए कम करना की कोशिश करेंगे कर्ज में। लेकिन इनका हमेशा बजट बढ़ता है। पिछले बार इनका 89 कुछ थाउजेंड का था, फिर अतिरिक्त बजट भी ये लाए, अब ये 1 लाख कुछ का ये हो गया और अगली इसमें भी अतिरिक्त बजट लाएंगे। मुझे पता, पूरा भरोसा है मुझे कि अतिरिक्त बजट जरूर लाएंगे, क्योंकि इससे पूरा नहीं होने वाला है। ठीक है, नहीं पिछली बार का अगर ओवरऑल देखें तो हम 94,000 के ऊपर चले गए थे, 94,000 करोड़ के ऊपर चले गए थे। और इस बार भी आपने कहा कि जो सप्लीमेंट्री आएगा, ठीक है, वो आगे की बात है। लेकिन जो बजट है इस पर चर्चा जारी रहेगी। मुख्य बात यह है कि बजट ये है, लेकिन ये धरातल पर कितना लगेगा और किस तरीके से ईमानदारी से काम हो, ये एक बड़ा सवाल है। चर्चा हमारी जारी रहेगी। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज उत्तराखंड में बजट पेश हो गया और इस बजट को लेकर तमाम तरीके की चर्चाएं हैं।
सत्ता पक्ष इस बजट को उत्तराखंड का समावेशी बजट बता रहा है। हर एक वर्ग को इस बजट में शामिल किया गया, चाहे वो किसान हो, गरीब हो, उद्यमी हो, महिला हो या फिर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर हो। लेकिन विपक्ष बता रहा है कि ये बजट कुछ नहीं है। इस बजट में तमाम चीज़ों को छोड़ दिया गया। विपक्ष के अपने आरोप हैं और विपक्ष अपने काम को कर रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष अपनी बात को रख रहा है। एक बार फिर से चर्चा में लौटते हैं। राजेंद्र बिज जी के पास जा रहा हूँ। बिज जी, एक बात आई इसमें कि इसमें कोई राजस्व घाटा नहीं है और सरप्लस बजट है। इसे कैसे समझ सकते हैं, जिसमें कहा गया कि राजस्व मद में और पूंजीगत मद में अगर देखें तो जो अलग अलग राशियां हैं उसके माध्यम से कहा गया है कि इसमें कोई राजस्व घाटा नहीं है, सरप्लस बजट इसको बताया गया है जो आंकड़े हैं। देखिए, जो सरप्लस बजट की हम बात करते हैं जी, वो तो सिंपल है। उसमें ये है, अगर आपके पास 1 रुपया आता है, हाँ, और आपने जो आपका जो खर्चा है वो जो है 98 पैसा है, हाँ, तो 2 रुपए आपका सरप्लस हो गया। ठीक है, 2 पैसे। आप समझ गया जी। तो आप ये समझ लो, अगर 100 रुपए में से 98 रुपए खर्च होता है तो 2 रुपए आपका सरप्लस बजट हो गया। लेकिन जो कैच क्या है, कैच ये है कि आपका जो इनकम है, जो रेवेन्यू रिसिप्ट आ रही है, वो कहाँ से आ रही है। भाई हम तो ये कह रहे हैं कि ठीक है हमारे पास 100 रुपये आ रहा है, लेकिन 100 रुपये में हमारे पास, हम वो 100 रुपये, हमारा अपना रेवेन्यू कितना है, स्टेट का रेवेन्यू कितना है, हमारा जो हम जीएसटी या जो भी जीएसटी में हमारा जो हमें मिलता है सरकार की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, वो कितना है, और उसके अलावा हम ऋण कितना लेते हैं, मतलब हम डेट कितना लेते हैं, वो सब अगर, और हमें जो है क्या कहते हैं, जो हमारी संपत्ति है उसके ऊपर हमें डिविडेंड कितना मिल रहा है, उसके ऊपर से जो हमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, जो भी हमारे फिक्स जो हमारे मतलब जो एसेट्स हैं, तो ये अगर सब मिला के देखेंगे तो हमारे पास रेवेन्यू, हमारे पास 100 रुपये आ रहा है और हमने उसको खर्च किया अलग अलग मद में करीबन 98 रुपये, तो हमारा बजट सरप्लस हो गया। लेकिन जो कैच कहाँ है, कैच ये है कि हमारा एक्चुअल स्टेट रेवेन्यू कितना है, सेंटर हमें कितना, हमें हमारे अंश दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट उससे, प्लस हम कितना डेट ले रहे हैं। अगर हमारा डेट ज़्यादा है और उस डेट को सर्विस करने में हम पैसा दे रहे हैं, तो वो जो है हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। जब हम एक्सपेंडिचर में अगर आप जाते हैं, तो एक्सपेंडिचर में अगर आपको ये देखना पड़ेगा कि हमारा एक्सपेंडिचर कहाँ हो रहा है। हमारा, अगर आप ये देखो, मैं अगर आपको एक छोटी सी जो है इसमें से वो देता हूँ, जो आंकड़े दे रहा हूँ मैं आपको। आंकड़े में अगर आप ये देखेंगे कि हमारे पास करीबन 1 लाख करोड़ का जो ऑलमोस्ट बजट है, उसमें से करीबन 30% जो है क्या कहते हैं हमारा स्वयं का रेवेन्यू है। 30,000 करोड़ का करीबन हमारा रेवेन्यू है। ठीक है सर। और जो केंद्रीय करों में जो हमारा जो हिस्सेदारी है, उसमें से करीबन हमें 20,000 करोड़ मिल रहा है। तो ये तो ठीक है, 50,000 करोड़ तो हमारी ठीक है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम ये है कि हम केंद्रीय सरकार से जो अनुदान मांग रहे हैं, जो हेल्प मांग रहे हैं, वो करीबन 22,000 करोड़ का मांग रहे हैं। तो भाई केंद्र तो हमें देगा, लेकिन हमसे वापस भी तो लेगा ना। ठीक है, तो एक तो चीज हो गया। फिर दूसरी चीज जो है क्या कहते हैं, जो हम स्पेशली जो पब्लिक डेट ले रहे हैं, इस साल में जो पब्लिक डेट है वो करीबन 20 से 22,000 करोड़ का है। आप समझना पड़ेगा ना। तो जो 22,000 करोड़ या 23,000 करोड़ है जो पब्लिक डेट ले रहा है, उसको हमें सर्विस करना होगा, लौटाना तो होगा। लौटाना नहीं होगा तो चलो हम उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना, तो वो हमें दिक्कत करेगा। इसके अलावा अगर आप ये देखो कि अगर इस बजट में से अगर आप टोटल देखेंगे तो सर 2 चीजें आप देखो जी, बाकी कुछ चीज मत देखो। जो आपकी पेंशन जा रही है और जो आपका पे सैलरीज जा रही हैं, या जो भी आप जो है लेबर के लिए जो दे रहे हैं, वो सर अगर आप टोटल मिला के देखेंगे 36,000 करोड़ रुपए। तो आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट तो एक्चुअल में अगर आप देखें तो आपका कितना 50,000 करोड़ है। 50,000 करोड़ में तो 36,000 करोड़ तो आप सिर्फ सैलरीज और पेंशन में दे रहे हैं, पेंशन में जा रहा है। तो आपको सिर्फ कितना मिला, 15,000 करोड़ आपको मिला सरप्लस। हाँ, बिल्कुल। लेकिन उसके बाद क्योंकि आपने जो है ग्रोथ करना है, सब कुछ करना है, तो आप उसके ऊपर जो है डेट आप ले रहे हैं, तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन जहाँ तक भी जो सारी बातें देखिए, हर एक जो है कहीं ना कहीं अगर आप सेंट्रल बजट भी देखेंगे तो सेंट्रल बजट में भी जो है वो डेफिसिट रहता है, और वो जो है क्या कहते हैं लोन लेते हैं। अब लोन वो किससे लेते हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक है आपका, जो है एशियन बैंक से, उनसे लेते हैं, डेवलपमेंट के लिए लेते हैं और उनको सर्विस करते हैं, वो लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं। तो अगर ओवरऑल देखा जाए कि जिस तरह से मतलब है, लेकिन प्रॉब्लमेटिक जो एरिया है, प्रॉब्लमेटिक एरिया जो आपका बेसिकली पेंशन और जो सैलरीज है। ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा सतीश जी, 2 चीज़ें, विपक्ष ने 2 चीज़ें कही। एक स्वास्थ्य को लेकर भी बात उठी है और किसानों की आय में बढ़ोतरी की जहां एक तरफ बात रखी गई है बजट में,
विपक्ष कह रहा है कि किसानों की आय की बढ़ोतरी को लेकर कोई खास इंतजाम अभी तक नहीं किए सरकार ने, अब बजट में सिर्फ बात रख दी। और दूसरा स्वास्थ्य को लेकर देखिए रवि भाई, जो ये इस बार का बजट है वो 1 लाख करोड़ से पार का बजट है और पिछली बार से ये 13% अधिक है। और जब राज्य बना था तब के बजट से ये वाला बजट जो है वो 24 गुना बड़ा है। लेकिन इसके साथ एक और चीज है, जो ये बोल रहे हैं कि किसान के लिए नहीं है, स्वास्थ्य के लिए नहीं है। आपने देखा होगा जब हमारा केंद्रीय बजट आया तो उसमें 200 ऐसे कैंसर केयर सेंटर बनाने की बात बोली गई जिलों में कि जो कैंसर के मरीजों के लिए एक संजीवनी होंगे। हाँ। और उसके साथ साथ आप देखिए जो हमारा भी राज्य सरकार का बजट आया है उसमें 200 करोड़ से ऊपर का स्वास्थ्य के लिए बजट है। इसके साथ आप ये देखिए जो अवस्थापना है उसमें 14,000 करोड़ का बजट है। मत्स्य पालन के लिए 146 करोड़ का बजट है। स्टार्टअप और नए बिजनेस के लिए 20 करोड़ से ऊपर का बजट है। इलेक्ट्रॉनिक बसों के लिए 6.5 करोड़ से ऊपर का बजट है। कक्षा 9 से 12वीं तक मुफ्त किताबें दी जाएंगी, उसके लिए 59 करोड़ का बजट है। कक्षा 1 से 8 तक बच्चों के लिए मुफ्त जूते और बैग दिया जाएगा, इसके लिए 23 करोड़ का बजट है। और उदीयमान खिलाड़ियों की छात्रवृत्ति के लिए 10 करोड़ का बजट है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए 60 करोड़ का बजट है। मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के लिए 10 करोड़ का बजट है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के लिए 21 करोड़ का बजट है। ठीक है। अब ये बोलते हैं किसानों के लिए कुछ नहीं हुआ। किसानों के लिए एप्पल मिशन योजना के लिए 35 करोड़ का बजट है। नंदा गौरा योजना के लिए 157 करोड़ का बजट है। तो मैं ये कहना चाहता हूं इसमें हमारी जो कन्या है, इसमें हमारे किसान हैं, इसमें हमारे युवा हैं, इसमें हमारे खिलाड़ी हैं, इसमें हमारे गरीब किसान हैं, तो ये सभी लोग तो इसमें आ गए हैं, समावेशित हो रहे हैं। और आप इसके अलावा देखिए खेल विश्वविद्यालय बनाने की बात है, रिवर फ्रंट परियोजना बनाने की बात है, इस तरह की अनेक योजनाएं हैं। मुझे लगता है कि विपक्ष को सत्ता पक्ष पे कटाक्ष करने से पहले एक बार बजट का अध्ययन अच्छे ढंग से कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी तो बजट आज आया है तो कल तक अपना ये बजट पढ़ें, अपनी पूरी पार्टी के सदस्यों को बोले कि उस पर अध्ययन करें और ठीक है। उसके बाद नहीं वो टिप्पणी करें। ठीक बात है, लेकिन एक सवाल ये भी है ना कि किसानों को तो हमेशा ऐसा होता नहीं है कि बजट में किसानों की कोई बात ना हो, कोई जिक्र ना हो, लेकिन क्या वाकई में ये भी सवाल था उत्तराखंड क्रांति दल का कि क्या वाकई में किसानों की जो स्थिति है वो बदली है उत्तराखंड में? उनकी आय को चलो दोगुनी करने की बात तो की गई थी, लेकिन क्या आय में बढ़ोतरी हो रही है? देखिए रवि भाई, अभी जो केंद्रीय बजट पास हुआ था उसमें आपने देखा होगा कि इनका जो क्रेडिट कार्ड था किसान का, उसको जो सीमा थी 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया। देखिए इसी तरह से किसानों के लिए समय समय पर हमारी सरकारों द्वारा कार्य किया गया है, चाहे वो उनके क्रेडिट कार्ड वाली योजना हो, चाहे उनके एमएसपी वाली हो, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसपे हमारी सरकार ने कार्य करा है। और अभी आपने देखा होगा कि जो हमारा प्रदेश है वो सेब उत्पादन में 3रे नंबर का प्रदेश है पूरे देश में। तो ये कहीं ना कहीं हमारा ये दिखाता है कि जो हमारे किसान हैं वो जो फल उत्पादन है हमारे प्रदेश का वो कहीं ना कहीं बड़ा है और उसका सीधा सीधा फायदा किसान को हुआ है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये बजट जो है सर्वस्पर्शी है, इसमें किसी एक व्यक्ति को ये केंद्र में रख के बजट नहीं बनाया गया है, इसमें सभी लोगों के लिए समावेशित करके बजट बनाया गया है। और हमारी सरकार का ये उद्देश्य रहा है कि जो अंत्योदय वाली जो हमारी सिद्धांत है हमारी सरकार का कि अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति को हमारी जो सरकार की सुविधाएं वो प्राप्त हो, तो इस उद्देश्य के साथ इस बजट का निर्माण किया गया है। और आप इसमें देखिएगा जब इसका अध्ययन और भी अच्छे ढंग से हमारे विपक्ष के साथी करेंगे तो इसमें उनको बहुत सारी जानकारियां और भी मिलेंगी। ठीक है। अच्छा आशीष नौटियाल जी, सौंग बांध लखवार परियोजना और का जिस तरीके से जिक्र किया गया, ये एक ऐसे प्रोजेक्ट है अगर इसमें राज्य सरकार काम करती है तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और उसको फायदा होगा। इस पर क्या कहना है आपका, जो ये बड़े प्रोजेक्ट के तौर पर जिसमें रखा गया है? जमरानी हो गई, सौंग बांध हो गया, इसके अलावा लखवाड़ परियोजना, जल जीवन मिशन को तो फिर बढ़ा ही दिया था केंद्र वाला जो बजट था। देखिए काफ़ी कुछ है, टिहरी बांध भी है, हमें मिलता क्या है आप बताएं ना। अगर आप ये बांध बना रहे हैं इस किसके लिए बना रहे हैं, क्या पता ये बना के फिर तुमने वो भारी कर दिया सब कुछ, इनका कोई भरोसा नहीं है। देखिए आज योजनाओं के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए तो ठिकाने लगाने की पूरी प्लानिंग है। एक प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कर्ज लो और घी पियो, ये वो लोग हैं कर्ज लेकर घी पीने वाले लोग हैं। इन्हें कर्ज लेने से मतलब है और बड़े खुश हो रहे हैं। देखो पिछली बार 96,000 करोड़ का था जो हमने 1 लाख करोड़ कर दिया। अरे यार आय के साधन तो तुम्हारे कुछ है नहीं, जिन योजनाओं में खर्चा होना चाहिए वहाँ कर नहीं रहे। आज बांध बन रहे हैं, चलो बांध बनाने के लग जाएगा, इस बांध की बिजली का लाभ क्या उत्तराखंड वासियों को मिलेगा? मिल रहा है। आज बिजली के आप बिलों के हाल देखें,
ये इतना कमा रहे हैं ये लोग, मतलब खाली रीडिंग नहीं आ रही है, रीडिंग के साथ इतने सारे चार्जेस लगा लगा के कमा रहे हैं, पूरा ऐसी बात नहीं है, पर वो पैसा जा कहाँ रहा? हर विभाग तो घाटे में है, पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है, तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। मैंने देखा रहे स्मार्ट मीटर तो और बड़ा घपला है, स्मार्ट मीटर का तो बड़ा विरोध है कांग्रेस का। करोड़ों रुपए खा रहे हो। आपके हिमाचल में सरकार है वहां भी लगा रहे हैं, कर्नाटक में आपकी सरकार है वहां भी लगाए गए हैं, अरे वहां भी घपला है। नहीं कि यहाँ कोई अलग थोड़ा मीटर लगेंगे, हिमाचल चले जाओ, यहाँ स्मार्ट मीटर को अलग थोड़ा लगेंगे। उत्तराखंड की बात करेंगे, जो स्मार्ट मीटर हिमाचल में लगे, कर्नाटक में लगे, वही तो लगेंगे यहाँ पे। करोड़ों रुपए खाने की साजिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बिजली चोरी पहले से देश कर्ज दूर केस है, को कम करने के लिए दबाओ देश को। हम अभी तुमने डिजिटल मीटर लगाए, स्मार्ट मीटर अब लगाने की स्मार्ट बात मीटर करते लगाओगे। हैं। अभी तुम्हारे भी एक मंत्री ने अब बोला, इनके विधायक ने तेलंगाना बोला में कि गलत 6 लाख करोड़ का ऐसा कर्जा मत है, करो, पैसे की 6 लाख करोड़ का कर्जा है स्मार्ट मीटर को लेकर, स्मार्ट मीटर को लेकर जिस तरीके से आप लोग विरोध कर रहे हैं, आप एक सुझाव भी दे सकते थे वैसे सरकार को। अरे एक नहीं बात बताएं, आप सुझाव दे सकते बिजली हैं, का नहीं, सरकार को भी ये करना चाहिए ना, इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कर दे। शहरी क्षेत्रों में एक बार कर लिए, फिर इससे कितना नुकसान हो रहा है, क्या क्या कुछ शिकायतें सामने आती है, उसके बाद ठीक है पूरे प्रदेश में एक यही साथ योजना है, रवि भाई, ऐसा सुझाव भी दे सकते यही हैं। भाई पूरे प्रदेश में 28 लाख मीटर लगने हैं और शुरुआत में 13 लाख मीटर लगने हैं। शुरुआत में 13 लाख अब मीटर उसके क्या साइड इफेक्ट्स उसके सामने आएंगे वो देखना होगा ना। तो आएंगे आएंगे रवि भाई, पूरे हिमाचल में इनकी सरकार ने स्मार्ट मीटर लगा दिए, जनता के लिए नहीं बनाए। तेलंगाना स्मार्ट में, मीटर कर्नाटक में RSS के इनकी कार्यालय सरकार ने बनाने पूरे का बनाए। स्मार्ट मीटर RSS लगा के दिए। कार्यालय भव्य बनेंगे, भाजपा कार्यालय भव्य बनेगा। जब स्मार्ट मीटर लाएंगे, फिर कुछ नया मीटर लाएंगे। रवि भाई, तो इनकी करोड़ों सरकार रुपए जहां खाएंगे। जहां है, अरे कितने इन्होंने स्मार्ट बेईमान मीटर हो यार। सब पूरे शर्म प्रदेश में लगा करो, दिए हैं। शर्म करो। और हमारी तो योजना यह है कि 28 लाख परिवार हैं, उनमें 13 लाख रुपए पहले लगाया जाएगा, और जो गरीब परिवार है जहाँ इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है वहाँ स्मार्ट मीटर नहीं लगाए जाएंगे। ये हमारी सरकार ने पहले ही क्लियर कर दिया है। ये थोड़ी शादी नहीं की, लेकिन विपक्ष को क्या है, मुद्दे मिलते नहीं है, इनको मुद्दे ढूंढने पड़ते हैं और इस तरह के मुद्दे लेके आते हैं। अच्छा ठीक है, जिनसे एक जनता को सेकंड, गुमराह अच्छा करने वाले लोग हैं। फिर टॉपिक पर आ जाते हैं। आशीष नौटियाल जी, जो बजट आया उसमें क्या खामियां क्या दिखाई देती है कांग्रेस को बजट में? यही खामियां है, कर्ज लो और घी पियो। आप ये बताएं, अभी हमारे राजेंद्र बिजी बैठे हैं, उन्होंने पूरा विश्लेषण करके बता दिया कि हमारे पास अपने आमदनी के साधन कितने हैं, केंद्र से कितना मिलेगा और कितना इसके लिए कर्ज लेना पड़ेगा। अरे हर बार कर्ज ही लोगे? अरे एक कम पढ़ा लिखा आदमी भी समझता है कि भैया अगर नहीं है पैसा तो 2 वक्त की कुछ खर्चों में कमी कर लो, जो चीज अनावश्यक है उसे ना खर्चो। जरूरी थोड़ी है घर में पुताई करनी, फिर प्लास्टर उतार के तो प्लास्टर करना, ये जरूरी थोड़ी नहीं है। पैसा तो कोई बात नहीं, कम में काम चलाओ, आवश्यक वस्तुओं में खर्चा करो, और जिस चीज में लगता है कि हमारी इनकम जनरेट हो सकती है वहां निश्चित ज्यादा खर्चा करो। आप बताएं ना, बांध के ऊपर हम बात कर रहे हैं, इस बांध से कितनी इनकम होने वाली है, इसका आंकड़ा है आपके पास? बांध अगर बनेंगे तो कितनी इनकम होगी? क्यों नहीं? जमरानी वाला तो कब से लटका ये हुआ? कब बनेगा और कितने हजार करोड़ कमाएंगे, इसका आंकड़ा है। कोई भी बिजनेस जब हम करते हैं, वहां अगर हम 1 लाख भी लगाते हैं तो हमें ये पता होता है 1 लाख लगाने के बाद 10,000 महीना कमाएंगे कि 5,000 कमाएंगे। आप पे कोई योजना लेकिन ही नहीं इतना तो है ना कि अगर बांध बनेगा तो फायदा मिलेगा प्रदेश को, ऐसा नहीं है कि फायदा नहीं मिल तो मिलेगा। रहा है टीवी से इतना, आप देख तो रहे कितना मिला, ऐसे ही मिलता है। इन लोगों के राज्य में आप उम्मीद मत करना कुछ मिलेगा, अगर मिलेगा तो राज्य के ऊपर कर्ज मिलेगा, इसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास भविष्य की प्लानिंग नहीं है। ये वो लोग हैं जो हम तो झोला उठाकर चल देंगे, ये वो लोग हैं राज्य को कर्ज में डालकर झोला उठाकर चल देंगे, संभालना हमें ही पड़ेगा। इन लोगों ने करा क्या है बताए ना आप? कहीं पे कोई योजना नहीं है इनकी, न सड़क के नाम पर फेल, आप पानी बिजली, आप बताएं सड़कों के लिए सबसे बड़ा इस बजट में लकड़ी का चश्मा लगा के बैठा हुआ है। मेन जो सड़कें हैं इसकी बात मत ना करो, इनको चारधाम, गलियों के ना अंदर सड़कें चारधाम नहीं है, नहीं, उसके लिए भी है। यात्रा रूट दिखता है, उसके लिए भी इस बजट में नई सड़कों के लिए भी है, मरम्मत के लिए भी है, नई लिपापोती करते हैं, सड़कों में वाल में दीवारों में पेंट करते हैं और वो पेंट खराब हो गए, इन चीजों में पैसा बर्बाद करते हैं। वहां नहीं लगाते कि ऐसी चीज बना दो जो आने वाले 10 साल तक कोई ठीक है। अच्छा ठीक है, चीज बनाते हैं, आज बनाई कल खत्म, कोई हिसाब ना। अच्छा ठीक है राठौर जी, आपने बोर्ड बाजार में कैसे लगे स्मार्ट सिटी के? उतर गए वो बोर्ड, लोगों के लाल रंग के बोर्ड लगे थे, सब उतरने शुरू हो गए, करोड़ों रुपए खा गए उसके नाम पर। बेईमान लोग हैं और राज्य को कर्ज में डुबाने वाले लोग हैं। अच्छा ठीक है राठौर जी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जिस तरीके से सरकार बात करे कि भारी भरकम बजट रखा गया, यूकेडी का क्या है इस पर कहना? देखिए रवि जी, यदि डैम बनेंगे, डैम से बिल्कुल प्रोजेक्ट रिपोर्ट पूरी बनी हुई होगी और उसमें बिल्कुल निश्चित रूप से लाभ होने वाला है, ये हम खुला कह रहे हैं। हाँ। और जिस प्रकार से मंशाएं साफ होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात है मंशा साफ हो। अब जैसे बवेजा आपने पिछले उसमें देखा, पेड़ लाए विदेशों से और खा गए यहाँ पे, करोड़ों रुपए का उसमें बजट इन्होंने खाया। हाँ, तो भाई कर्जे का पैसा है, जब मैं वही कह रहा हूँ ना, इनको सारे मंत्रियों को जाना चाहिए और बद्रीनाथ में लेना शपथ है। यदि इस तरीके का काम होगा
तो निश्चित रूप से उत्तराखंड आगे बढ़ेगा। ये केवल जो हमारे नेता हैं यही उत्तराखंड को पीछे ले जा रहे हैं। नीतियां गलत नहीं है, नीतियां हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। पूरी खेती बंजर पड़ी हुई है, यदि हम उसको करेंगे तो उसमें से उत्पादन ही मिलेगा, उसमें प्रोडक्शन ही मिलेगा। अच्छा, तो भू कानून भी कैबिनेट में आ गया, सदन के पटल पर आएगा। देखिए, आज आपकी चर्चा और जगह थी, भू कानून की आपने जब बात कर दी। हम ये कह रहे हैं, जब 1 वर्ष में आपने अस्थायी निवासी बना दिया तो अनुच्छेद 371 में आप क्या प्रावधान लाए आप? ये जो हम कह रहे हैं ना, इनका जो इसका जो ड्राफ्ट था, ये ड्राफ्ट इनको पहले सार्वजनिक करना चाहिए था और ये 4 महीने तक जनता के बीच में रखते और जनता उसमें मंथन करती कि हमारे लिए क्या सूटेबल है और क्या इसमें खामियां हैं। ये तमाम जो चीजें जो ये सिस्टम से नहीं आती। सरकार में ये दिक्कत है कि सरकार कोई भी कानून ला रही है, कोई भी पटल पर अपना विधान ला रही है, वो सिस्टम से नहीं आ रही है। जो सिस्टम है संविधान का वो यही है कि जनता के बीच में उसको पहले सार्वजनिक किया जाए, उसमें जो खामियां हैं उसको टटोला जाए, उसके बाद सर्वदलीय बैठकें बैठती है और तब उसके बाद और मंथन होता है, तब जाके वो कानून को कहीं रूपरेखा मिलती है जो सबके लिए हितकर होती है। ये कहीं भी नहीं कर रहे हैं, ये केवल अपने हिसाब से कानून बनवा रहे हैं और जबरदस्ती जनता के ऊपर थोप रहे हैं। पहले इन्होंने उसी से लाए, अब उसी से में जो खामियां मिली अब उसको हमें नारसन से लेके नीतिमाणा तक हमें पदयात्रा करनी पड़ रही है। सारा जनमानस आज सड़कों पे आ रखा है। तो ये तमाम जो चीजें हैं, आखिर ये खामियां क्यों आने देते हैं आप पहले जनता के बीच में सार्वजनिक कर दो ना 4 महीने के लिए, जो संविधान भी कहता है कि जनता के। अब इन्होंने कहा कि 20 लाख लोगों पे हमने फीडबैक ली। अरे 20 लाख लोगों पे फीडबैक ली, आपने लिखित रूप में उनसे कोई सुझाव लिए? यदि उसमें सुझाव होते फिर उसके बाद सर्वदलीय बैठक बैठती। लेकिन राठौड़ जी, जिस लिव इन रिलेशनशिप का आप लोगों का मुख्य विरोध है ना, जिस पदयात्रा को आप कर रहे हैं, हमारा लिविंग रिलेशन का भी है और जो अस्थायी निवास इन्होंने 1 साल का इन्होंने बनाया है। ये हम देना चाहते हैं इनको सजेशन। यदि आप जो मान लिया अब इन्होंने अभी भू कानून की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ना 1950 को केंद्र में बिंदु बनाओ ना, कि 1950 में जो यहाँ का निवासी है वही ही जमीन आपस में ट्रांसफर कर सकता है और बाकी जो फंडामेंटल राइट का अनुच्छेद 19 है वो ये कहता है कि सभी को जमीन लेने का अधिकार है, सभी को बिजनेस करने का अधिकार है हर राज्यों में। और ऐसे ही उसी के तर्ज पर जो 25 और 26 है, धर्मों को भी यही लेके बिल्कुल एज इट इज है दोनों में। तो इसमें हम ये कहना चाहते हैं, हम किसी की मंशाओं को नहीं मारेंगे, लेकिन यदि जो हमें राज्य के लिए जरूरत है, भाई हमारा जो शहरी क्षेत्र है उसकी परिधि में हम उनको जमीन देंगे, मकान के लिए देंगे, बिजनेस करने के लिए देंगे। ये नहीं अच्छा, आप लोग थोड़ा सा इंतजार करेंगे, हो सकता है शायद कल सदन के पटल पर आ जाए तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाए। इतनी जल्दीबाजी क्यों कर रहे हैं? ये इतनी जल्दीबाजी क्यों कर रहे हैं? हमने कहा ना 4 महीने तक ये जनता के बीच में रखते हैं, उसका ड्राफ्ट जनता के बीच में। ठीक है, वो तो संभावना तो ये है कि वो ठीक है परवर समिति को परवर समिति, फिर ये तो इन्होंने बार-बार परवर समिति में ही जाना है। पहले भी तो सुभाष कुमार जी के नेतृत्व में अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, तो क्या उसके आधार पर क्यों नहीं चल रही है? ठीक है, तो ये कई चीजें हैं। ये जो हमारा जो कृषि का जो एक्ट 1960 में, तो इसमें अभी तक बंदोबस्त नहीं हो रखा। आपके पास ये पता नहीं है कि हमारे पास जमीन कितनी है, कितनी हमारा कितने जो फसलियां भरी जा रही है वो इनके पास पता नहीं है। तो जब आपके पास पता ही नहीं कि जमीन हमारे पास 71% हमारा उसमें जंगलों में आ रहा है, तो बुग्याल कितने हैं, कितनी बंजर है, कैसे जब तक आप उसका फंडामेंट क्या बोलते हैं। अच्छा ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करते हैं कि इस पर सरकार ने तो क्या सर क्या तैयार है कि जब सदन के पटल पर आएगा करना पड़ेगा और पहले जो इसका बंदोबस्त का जो खाका है वो खींचना पड़ेगा कि हमारे पास एक्चुअल भूमि कितनी है। हालांकि उसमें जो मोटी चीजें सामने आई हमें देखना है। हालांकि जब सत्र चलता है उस दौरान जो कैबिनेट होती है तो उसमें बहुत सारी चीजें सामने, कुछ भी चीजें सामने नहीं आती, लेकिन फिर भी आ गई, तो उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। विपक्ष भी खुलकर नहीं बातें कर रहा ना। समस्या तो यह है कि वहाँ विद्वान लोग नहीं बैठे हुए। ये देखना चाहिए ना उनको कि जब तक आपके पास जमीन का ही खाका नहीं है कि हमारे पास एक्चुअल जमीन कितनी है, खेती की कितनी जमीन है। ठीक है, जो पहले का आंकड़ा था उससे बिल्कुल घट चुकी है। ठीक है। अब मैंने इस वजह से भू कानून वाली बात छेड़ी थी क्योंकि ये सबसे अहम मुद्दा है इस बार के बजट सत्र में, तो इसलिए मैंने इस बात को कर दिया था। राजेंद्र बिष्ट जी, ठीक है, फाइनल कमेंट आपसे लूंगा सर, क्योंकि इस बार जो बजट है उसमें सबकी निगाहें होती है और आम व्यक्ति यही सोचता है कि हमारा किस तरीके से इस बजट में प्रदेश का भी ठीक हो। किसान सोचता है मेरे लिए क्या है, मेरे लिए क्या नई योजनाएं चलेंगी अगर सरकार सो बजट रखती है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक आम व्यक्ति सोचता है कि अगर सरकारी अस्पतालों के लिए अच्छा बजट होगा तो यहाँ पर अच्छी सुविधाएं मिल सकेंगी, कल कोई बात नहीं होगी यहाँ पर एक्सरे मशीन नहीं है या फिर अल्ट्रासाउंड के लिए बाहर जाओ, दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। तो इन तमाम चीज़ों के समावेश को लेकर ही सरकार इस दावे को कर रही है। ओवरऑल बजट पर आपका फाइनल कमेंट सर। रवि जी, मैं अगर पूरे बजट को देखूं तो इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी खास हैं। पहली चीज़ क्या है कि इस बजट में जो सबसे बड़ा फोकस जो किया गया वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर किया गया। आप ये देखें कि इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह जो चाहे वो रोड हो, चाहे पोर्ट हो, चाहे आपका जो है पर्यटन के लिए हो, उस सब के ऊपर फोकस किया है। इवन अगर आप देखें कृषि के लिए 248 करोड़
कृषि और कृषि अनुसंधान रिसर्च के ऊपर जो है फोकस किया गया। अगर आप चिकित्सा से क्षेत्र में देखेंगे तो उसके ऊपर करीबन 1900 कुछ करोड़ रुपए उन्होंने जो है उसका प्रावधान किया। तो अगर आप ये देखें कि ओवरऑल देखें तो ये बड़ा इंक्लूसिव बजट है। ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि इसके बाद आगे जैसे खेल के लिए, ग्रामीण विकास के लिए इन्होंने पैसा दिया है, बहुत अच्छा है, लेकिन वो किस तरह से उसका जो है आगे प्रावधान होंगे वो देखने पड़ेंगे। अगर ये सारा बजट जिस तरह से है, ये प्रावधान जितने हैं वो प्रॉपर तरीके से अगर उसका जो है खर्चा होता है और उस तरह से जो है एक प्रॉपर आगे अगर आता है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है हमारे उसको जो है बजट जो है हमारे प्रदेश को एक विकास, एक डेवलपमेंट के ऊपर ले जाएगा। मैं एक चीज़ थोड़ा सा और ऐड करना चाहता हूँ। आप ये देखें कि जो हमारे पास ये इकोनॉमिक जो सर्वे आया था सर, इकोनॉमिक सर्वे में कुछ चीज़ें बहुत क्लियर हैं। एक तो हमारा जीडीपी, वो हमारा जीडीपी जो है नेशनल उससे जो एवरेज से ज़्यादा है। दूसरी चीज़ अगर हम ये देखें कि हमने जो पिछले 2 सालों में 9.5 जो है लाख लोगों को जो है एक दिया है, वो बेरोजगार, वो भी एक प्लस पॉइंट है। और दूसरी चीज़ अगर आप ये देखें कि गवर्नमेंट का जो मेन फोकस एरिया है, अगर आप ये देखें कि जहाँ पे जीडीपी में कहाँ ग्रोथ आ रही है, वो जो सर्विस सेक्टर वाला जो मामला है, पर्यटन और सर्विस सेक्टर वाला, तो उसको इम्पीटस दे रहे हैं। अगर आप कृषि देखें, कृषि जो सेक्टर है वो 3 से 4% डिवैल्यूट कर रहा है, वो नीचे जा रहा है, तो उसको भी जो है किसी तरह से इन्होंने उसको एक बैलेंस बनाने की कोशिश की है बजट में। तो वो जो अगर इकोनॉमिक सर्वे और दोनों को बजट को देखा जाए तो काफ़ी सोच विचार करके बजट को एक फ्रेम किया गया। बट अल्टीमेटली वही है कि अगर हमारे पास इतना पैसा आता है, ये सब चीज़ें आती हैं, हम वेतनों में कम खर्च करें हैं, और हम जो है किसी न किसी तरीके से जो है मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम ज़्यादा पैसा लगाते हैं, सारी चीज़ों में लगाते हैं, तो हमारी ग्रोथ और भी ज़्यादा हो सकती है। बिल्कुल ठीक बात है सर। सतीश जी, आपका फाइनल कमेंट आज की चर्चा पर। देखिए रवि भाई, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो यूकेडी है, जो नार्जन से लेके अपनी पदयात्रा शुरू करी हुई है, मुझे लगता है कि उनको अपनी पदयात्रा बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि जो उनको यूसीसी को लेके जो गलतफहमी है वो ये है कि वो 1 साल जो यहाँ पे रहने वाला है उसको भी स्थायी निवास दे देता है। यूसीसी स्थायी निवास, मूल निवास कहीं से भी अपने आप को संबंध नहीं करता है। यूसीसी सिर्फ और सिर्फ एक प्रक्रिया है, और उसमें सिर्फ को पढ़ो पहले आप। अरे अनुच्छेद की बात ही नहीं है, क्योंकि यूसीसी कानून नहीं है, यूसीसी सिर्फ और सिर्फ प्रक्रिया है, और उसमें जो भी उत्तराखंड में 1 साल से रह रहा है वो इसके दायरे में आएगा। और ऐसा नहीं है कि जो यहाँ 1 साल से रह रहा होगा वो उत्तराखंड का वासी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए मैंने बोला था कि बजट भी ये पढ़ें, अध्ययन कर लें अच्छे से, फिर उसके बाद इसमें टिप्पणी करें। यूकेडी ने तो आपके बहुत सारी परमार जी के हिसाब से कृषक एक्ट में इसको ले जाना पड़ेगा, तब जाके कुछ हो सकता है। तो ये कई चीजें हैं, वो मंथन करना चाहिए सरकार को। ठीक है, आशीष नौटियाल जी। देखिए, निश्चित बजट बहुत बड़ा है और मैं चाहूँगा सरकार से, बजट तो पाई गया है, लेकिन जिस मत के लिए जो चीज़ बनाई गई है वो खर्च भी होना चाहिए, सिर्फ कागजी बजट ना हो। अगर आपने जिस प्रकार बताया कि 2000 करोड़ अगर स्वास्थ्य के लिए है, तो मैं चाहूँगा कि 2000 करोड़ पूरा स्वास्थ्य में लगे, स्वास्थ्य का हाल अच्छा हो, हमारे राज्यवासी सुखी हो, हम यही चाहते हैं। और बाकी जो महिला सशक्तिकरण, जहाँ का भी जो बजट है, वो बजट को सिर्फ कागजों तक ना रखा जाए, वो धरातल में आए और लोगों को उसका लाभ मिले, राज्यवासियों को, बस यही मनोकामना। बिल्कुल, धरातल पर उतारने के लिए, सरकार को जगाने के लिए विपक्ष को भी जगह रहना चाहिए, और विपक्ष में बीच बीच में आप लोग सरकार जो काम करती है उस पर कहते रहते हैं, इसमें विपक्ष की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया, सतीश जी, आशीष नौटियाल जी, राजेंद्र बिष्ट जी और ठीकम राठौड़ जी, इस चर्चा में भाग लेने। आज हमने बजट पर बात की है। बजट के साथ साथ एक चर्चा वो कानून की भी है, उसे देखना हो कि सदन के पटल पर आता है तो उसके बाद क्या कुछ सामने चीज़ें निकल कर आएंगी, सरकार कितना तैयार होकर वो कानून को लेकर आ रही है। लेकिन बजट जो ओवरऑल आया उसमें क्या चीज़ें रखी गई हैं, ये सबके सामने आ चुका है। अब सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बजट आता है, जिस चीज़ के लिए, उस काम को अगर सही ढंग से धरातल पर उतार दिया जाए तो फिर प्रदेश का विकास होता है। लेकिन अगर वो चीज़ें नहीं होंगी, आखिरी वक्त पर फटाफट बजट खर्च किया जाएगा या फिर समय पर नहीं किया जाएगा, तो ये चीज़ें ज़रूर दिक्कत कर सकती हैं। क्वेश्चन आवर में आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।